Instructions. Program is a set of instructions. Set of instructions से मुराद ये है कि instructions होती हैं. instructions क्या होती है? मैंने बोला भाई ये करो, मैंने आपको instruction दी, पहले आप आए यहाँ पे बैठे किसी और ह्यूमन रीडेबल होती है, मतलब इंसान उसको पढ़ सकता है, इंसान को समझ में आएगी कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ. सही ना? इंसान उसमें काम कर सकता है, रीड कर सकता है. और क्या होगा, उस लैंग्वेज में मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा. अच्छा, वो लैंग्वेज इंग्लिश में होगी, इंसान पढ़ सकता है, लेकिन मशीन उसको नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मशीन इंग्लिश थोड़ी समझती है. मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है जीरोस और वन की लैंग्वेज, वो जो कि मशीन लैंग्वेज का बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है दो. और ठीक है, इस तरह से. और जो मशीन, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, दो लैंग्वेज. इनका हम नहीं करेगा, ये हम नहीं पढ़ रहे. जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ते हैं वो इन पे काम करते हैं, अगर आप कंप्यूटर बेसिस पढ़ लेंगे तो पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम वो कर नहीं रहे, हम इन लैंग्वेजेस में देख रहे हैं हाई लेवल में. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन होती है. मैंने आपको अभी बात समझाई कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में, लिखा जावास्क्रिप्ट में. अब वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मशीन नहीं पढ़ सकती. मशीन बोलती है मुझे जीरो और वन की लैंग्वेज दो, बाइनरी लैंग्वेज. तो हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए, मतलब मेरी लिखी हुई लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में. उसके लिए रिक्वायर्स अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट टू मशीन कोड. दो चीजें होंगी, या तो कंपाइलर होगा या तो इंटरप्रेटर होगा. वो क्या करेगा, मेरी लिखी हुई लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट कर देगा. सही ना? अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैं बता दूंगा क्या होता है, लेकिन ये बात हमें समझनी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ये काम सेम है कि वो ट्रांसलेट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि मशीन उसको चला सके. तो हमारे कोर्स में अभी जो है वो है जावास्क्रिप्ट. ठीक है, जावा नहीं है, जावा एक अलग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, जिसमें हम ऐप्स वगैरह भी बना सकते हैं. लेकिन जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोड टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब अलोंगसाइड HTML एंड CSS. ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो वेब के लिए जो कोड टेक्नोलॉजी है वेब के लिए, वो ओनली जावास्क्रिप्ट है. वेबसाइट जो बनती है वो जावास्क्रिप्ट के बिना बन ही नहीं सकती. ठीक है, भले से मैंने अपना सर्वर पाइथन में बनाया हुआ हो, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं आ जाएगी, क्योंकि वेब का जो भी काम होता है फंक्शनैलिटी का, वो जावास्क्रिप्ट कर सकती है. जावास्क्रिप्ट के सिवा जो हमारे पास ब्राउजर्स होते हैं, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सही है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के बिना किसी लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज. अब जावास्क्रिप्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है. अगर आप किसी पाइथन वाले से पूछते ना जावास्क्रिप्ट मुझे सीखनी चाहिए, बोलेगा सीखनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए. ठीक है, इसी तरह से अगर आप, मैं जैसे जावास्क्रिप्ट का हूँ, आप मुझसे पूछते पाइथन सीखनी चाहिए, मैं बोलूँगा सीखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की हाइप अलग है, मार्केट में ट्रेंड अलग है, और दोनों मोस्ट यूज होने वाली लैंग्वेज है. सही ना? वेब हम जावास्क्रिप्ट के बिना नहीं कर सकते, और अगर मुझे AI वगैरह की चीजें करनी है तो वो मैं पाइथन के बिना नहीं कर सकता. ठीक है ना? AI का तो जमाना चल रहा है, तो अगर मुझे वेब में AI लगानी है तो मुझे पाइथन भी लगानी पड़ेगी. आज हमारे कोड का पार्ट नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ जनरल. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट अपेयर 1995 में हुई थी. ठीक है, 4 दिसंबर 1995. इसके अलावा भी रिलीज आए थे, जो जावास्क्रिप्ट के नए रिलीज हैं वो बेसिकली ECMAScript कराते हैं, ES6 जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट है, वो भी हम पढ़ते हैं. लेकिन अभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट देखते हैं. जब जावास्क्रिप्ट जब नई नई आई थी ना, जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. किसी को पता है क्यों? हम यहाँ पे लिखते हैं ना, देखो अभी भी मैंने बोला जावास्क्रिप्ट की जो हम लिंक करेंगे वो क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है. ये स्क्रिप्ट होता है, सही ना? लिंक थोड़ी होता है, स्क्रिप्ट होता है. अच्छा, किसी को पता है स्क्रिप्ट क्या होती है?
व्हाट इज स्क्रिप्ट? ड्रामा बना ही नहीं, वैसे स्क्रिप्ट क्या होता है? नहीं पता ये कहाँ है? ये आपकी क्लास की रेपोजिटरी है, मतलब ये आपके क्लास का फोल्डर है। मैं बोलता हूँ इसको VS कोड में खोलना है। कैसे खोल दो? CMD को खोल दो, यहाँ पे आके CMD खोल दो, फिर कोड स्पेस डॉट लिख दो, एंटर कर दो तो खुल जाता है। अच्छा, ऐसा भी तरीका है? मुझे भी पता है तरीका, मैं भी ऐसे करूँगा। नहीं है ये प्रोफेशनल तरीका। मैं ये पूछ रहा था इसलिए क्योंकि ये जो मैंने लिखा ना कोड स्पेस डॉट, ये तो मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या लिखा मैंने। कोई लिखा VS कोड में खोल दो, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मैं एंटर करता हूँ तो ये VS कोड में खोल देता है। तो ये एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के पीछे भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, कुछ छोटी छोटी स्क्रिप्ट बना के दी जाती है कि भाई ये स्क्रिप्ट चलाओगे ये काम हो जाएगा। VS कोड वालों ने बोला हुआ है अगर आप कोड को खोलना चाहते हैं तो आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, पूरी रैपो उस VS कोड में खुल जाएगी। दैट इज अ स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह से किसी को पता है कि अगर मैं अपने इस फोल्डर में हूं, मुझे किसी और फोल्डर में जाना है तो क्या लिखते हैं? CD। CD का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। सही है, CD का मतलब होता है डायरेक्टरी चेंज करो, और डायरेक्टरी क्या होती है? जिसमें मैं खड़ा हूँ। आप फोल्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर अगर आप उसमें बोले कि बहुत स्पेसिफाई करें तो वो हम कहते हैं डायरेक्टरी है। तो मैं बोलता हूँ भाई अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? बैच के ना ये आपका जो फोल्डर है उसके मेन रूट पे खड़ा हूँ इस डायरेक्टरी में। मैं बोलता हूँ CD डॉट स्लैश और यहाँ पे क्लास 1 जैसे करके लिखा हुआ है, ये मैंने करा एंटर। मैंने बोला चेंज करो डायरेक्टरी को, कहाँ ले जाओ? इसी उसमें आपने रिलेटिव लिंकिंग पढ़ी है ना, डॉट स्लैश का मतलब है इसी डायरेक्टरी में आपको ये मिलेगा, यहाँ से लेगा। उसने क्या करा? डायरेक्टरी चेंज कर दी। तो ये जो CD है ये भी एक स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना? ये अच्छा ये कमांड आनी चाहिए। किसी को पता है मैं अपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये CMD खोला और CMD खोल के मैंने यहाँ पे अभी मैं क्या खड़ा हूँ? अपने PC में खड़ा हूँ। तो मैं आता हूँ CD करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे। अब मैं डेस्कटॉप पे, अब मैं बोलता हूँ डेस्कटॉप पे मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, बिना राइट क्लिक करके न्यू करके मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। आता है किसी को? ये आनी चाहिए MKDIR, मेक डायरेक्टरी। सही है, एक डायरेक्टरी बनाओ। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना दो बैच 16 17 देखिए बैच 18 तो शायद पहले से होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ बैच 18 न्यू करके एंटर। सही है, हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये फोल्डर कहीं पे बन के आया होगा, यहाँ पे हाँ ये फोल्डर बन के आ गया। मैंने क्या करा? डायरेक्टरी बनाई स्क्रिप्ट के थ्रू, हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी स्क्रिप्ट हैं और स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। बेसिकली ये प्री रैक चीजें हैं कि आप अगर प्रोग्रामिंग पढ़ें तो ये आपको आनी चाहिए पहले से। अगर मैं कंप्यूटर्स के बेसिक्स पढ़ा रहा होता तो मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ा देता, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ा। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली पहले इसलिए बोला जाता था, स्क्रिप्ट ना कोई खास वजह के लिए होती है। स्क्रिप्ट जैसे कि कोड की स्क्रिप्ट है ना, वो सिर्फ क्या कर सकती है? VS कोड खोल सकती है। MKDIR की जो स्क्रिप्ट है वो क्या कर सकती है? सिर्फ डायरेक्टरी बना सकती है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता था क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पहले ना ब्राउजर्स की हद तक थी। ब्राउजर से मुराद ये है जावा स्क्रिप्ट को सिर्फ अगर कोई चीज चला सकती थी, रन कर सकती थी, वो थे ब्राउजर्स। और ब्राउजर से मुराद ये थी कि ब्राउजर में हम मोस्टली वेब बनाते थे। तो वो ना जावास्क्रिप्ट की सिर्फ एक फंक्शनैलिटी थी कि वो वेब के लिए काम करती थी जो कि ब्राउजर पे चलती है। लेकिन जब दुनिया ने और तरक्की करी तो हमारे पास जो हमारे कोड में भी हमारे कोड्स में भी इंक्लूड है Node.js जब आई तो Node.js ने जावास्क्रिप्ट को बदल दिया। मतलब Node.js ने बोला भाई अब ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अगर आप फॉर एग्जांपल जितनी भी लैंग्वेज है ना, पाइथन, C++, C#, वो आपके CMD में चल सकती है।
HTML में चलने से मुराद ये वो डायरेक्ट आपके पीसी में चल सकती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं चल सकती। लेकिन जब Node.js आया था तो Node.js ने बोला नहीं ये काम क्यों नहीं हो सकता, मैं कर दूंगा। तो Node.js ने हमारी जावास्क्रिप्ट को ऐसा भी बना दिया कि वो ब्राउजर से बाहर आ गई, मतलब अब वो सिर्फ ब्राउजर की हद तक नहीं गई, उसने बोला नहीं भाई मैं पीसी में भी चला लूँ चल से। इसीलिए जावास्क्रिप्ट और उठ गई कि भाई जावास्क्रिप्ट तो जब बाहर आ गई वेब से, आप उसमें दूसरी टास्क भी कर सकते हैं, आप उसमें बैकएंड भी बना सकते हैं, सही ना। जब इसीलिए अभी भी फेमस है Node.js का बैकएंड मार्केट में। हमको एक बेकार चीज नहीं पड़ रही, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसकी आप अगर मार्केट चेक करें तो Node.js की बैकएंड की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत मार्केट है, सही ना ब्राउज़र स्टैक की। तो Node.js इसीलिए उठा था कि एक तो जावास्क्रिप्ट आसान, दूसरा ये कि जावास्क्रिप्ट बाहर आ गई है, अब वो उसमें सर्वर भी मैं बना सकता था, पहले मैं सर्वर नहीं बना सकता था जावास्क्रिप्ट में, सही है। तो जब ये काम हुआ तो जावास्क्रिप्ट और एक्सपेंड हो गई। जावास्क्रिप्ट में ना सब बन सकता है, जावास्क्रिप्ट में वेब भी बन सकती है, जावास्क्रिप्ट में ऐप भी बन सकती है, रिएक्ट नेटिव हमारे उसमें इंक्लूड भी है, उसमें हम ऐप भी बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐप भी बन जाएगी। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन सकती है, किसी को पता है क्या वो है? अगर मैं लिखता हूँ Electron.js, तो Electron.js एक ऐसा मेरे पास फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का अंदाजा शायद होगा या नहीं है क्या? नहीं है? ये VS कोड है ना, VS कोड क्या है? एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का क्या मतलब है? मुझे इसको लाइक ऐप, जैसे कि हम कोई फेसबुक टू लर्न जावास्क्रिप्ट, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है ना। ये आप डाउनलोड कर लें, PDF मुझे मिल रहा है, यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, सही है। इसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। तो स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट ये एक बुक है जो कि फ्रॉम द बेस, सही, हमारे पास इनिशियल जावास्क्रिप्ट जो हम ऐसी कंसीडर करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं स्टार्ट से पढ़ा, तो ये हमें हेल्प करेगी कि हम बिल्कुल बच्चों की तरह स्टार्ट से पढ़ें। आज स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। अच्छा, इस बुक में एडवांस टॉपिक्स नहीं है, लेकिन एडवांस टॉपिक्स हम इंटरनेट से पढ़ेंगे या फिर खुद पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जब तक वो सर आ जाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि हम जावास्क्रिप्ट बेस से एडवांस तक पढ़ेंगे, जो कि ECMA 6 है, ES6, क्योंकि हमें आगे जाना है रिएक्ट के बाद। रिएक्ट बोलता है कि अगर मुझ पे काम करना है तो आप जावास्क्रिप्ट नहीं, एडवांस जावास्क्रिप्ट के काबिल हो, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे। आप छोटा सा कोड इतना बड़ा बड़ा कोड लिखेंगे और आप में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि आप फंस जाएंगे। इस बुक में 89 चैप्टर्स हैं, 89 चैप्टर्स नहीं है, बेसिकली वो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के नाम है। एक पेज का एक चैप्टर खत्म, मेरे ख्याल में कोई भी चैप्टर 4 पेज से बड़ा नहीं है, अगर 2 पेज 3 पेज 4 पेज बस, इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। और वो उन्होंने बहुत फॉर्मेट बोल के लिखा हुआ है, इसलिए इतने बड़े, बाकी बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, चैप्टर के नाम ही टॉपिक्स हैं, उन्होंने चैप्टर बस बनाया हुआ है। ये जो मैंने अभी तक वेबसाइट बनाई, इस वेब में मुझे बताओ कि ये इस वेब में अभी कुछ हो रहा नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट का बेसिक काम पता है किसी को? क्या करेगी जावास्क्रिप्ट? एनिमेशन क्या करेगी? फंक्शन बनाएगी। फंक्शन तो लेआउट में था, हाँ लेआउट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है? नहीं पता था नॉर्मल स्टैटिक का क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है पोजीशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? In normal flow, each block level element sits on the top of the next one.
सही, since this is the default way in which browser treat HTML element, you don't need a CSS property to indicate the element should appear in a normal flow, but the syntax would be टाइप पोजीशन स्टैटिक। वो बोल रहे भाई जो आप HTML के एलिमेंट बनाते हैं ना, एक div बनाया दूसरा div बनाया, तो पहला div उससे पहले दूसरे वाले से पहले आता है, वो अपनी जगह पे नॉर्मल फ्लो कहलाता है कि भाई जिसको जहां बनाया है वो वही आएगा, वो उठ के ऊपर या फिर बाहर पेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो वो स्टैटिक है। अरे जैसा बनाया है मैंने, जैसा बना दिया वैसे ही बना हुआ है, कुछ चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक है। सही है, तो बोले इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम पोजीशन स्टैटिक देते नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बात समझाई है कि कभी और अगर कोई चीज स्टैटिक से बाहर हो उसको स्टैटिक बनाना हो तो स्टैटिक हम दे सकते हैं, वरना अगर मैं एक डिव बना उसको स्टैटिक दूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉर्मल फ्लो है। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये है कि अगर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, हाथ से लिख दिया, मैं गया HTML तो मैंने बोला भाई ये टेक्स्ट लिख दो, लिख दिया, नीचे मैंने एक पैराग्राफ बनाया उसमें भी मैंने लिख दिया, तो अब ये एक ऐसा डेटा है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये स्टैटिक डेटा है। अब मैं अभी तक जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालनी है, हाथ से जाके हेडिंग डालनी है, पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ लिख दिया, बटन बनाना है, बटन में टेक्स्ट क्या है वो भी हाथ से जाके लिख दिया। तो अब कोई भी डेटा मेरी वेबसाइट में ऐसा नहीं है जो बाहर से आएगा या आके चेंज हो जाएगा, तो वो क्या है, स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा, डेटा स्टैटिक है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे ना, जब हम डेटा बाहर से भी मंगवाएंगे तो मेरी वेबसाइट हो जाएगी डायनामिक। डायनामिक की टर्म होती है कि ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है, मतलब डायनामिक का मतलब होता है मुझे नहीं पता आगे से कुछ भी आ सकता है, सही ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी यूजर का नाम ये आ रहा है वो सकते हैं, और रिएक्ट पढ़ ली तो फ्रंट एंड पे हमने काम कर लिया, फ्रंट एंड पढ़ लिया, फिर बैकएंड के लिए भी Node.js जावास्क्रिप्ट आएगी। ये सारे क्या है, React.js, Node.js, Express.js, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट का बेस है। तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, अब जो आपने जितनी भी जान लगानी है ना वो जावास्क्रिप्ट में लगानी है। जो बंदे छुट्टियां मारते हैं, लेट, अभी तक चलो मस्ती मजाक निकल गए, ठीक है, अब आपने जान लगानी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यही मेन चीज है। डाउनलोड करो ना। सही है, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जा सकते हैं आप लोग।